सुल्तान अय्यूबी को जब ये इत्तलाएं मिलने लगीं कि लोग 6 रोज पहले ही तमाशागाह में जमा होना शुरू हो गए हैं तो वो बहुत खुश हुए, मगर अली बिन सुफियान परेशान नजर आता था। उसने सुल्तान के आगे इस परेशानी का इजहार भी कर दिया था। सुल्तान अय्यूबी ने मसरत से उसे कहा था, अगर तमाशाइयों की तादाद 1 लाख हो जाए तो हमें 5000 सिपाही तो मिल ही जाएंगे। मोहतरम अमीर, अली बिन सुफियान ने कहा, मैं तमाशाइयों के हुजूम को किसी और जाविये से देख रहा हूँ। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर तमाशाइयों की तादाद 1 लाख हुई तो उनमें 1000 जासूस होंगे। देहात से औरतें भी आ रही हैं, उनमें ज्यादातर सूडानी हैं। उनमें अक्सर का रंग इतना गोरा है कि ईसाई औरत उनमें छुप सकती है। मैं तुम्हारी इस मुश्किल को अच्छी तरह समझता हूँ अली, सुल्तान ने कहा, लेकिन तुम जानते हो कि मैंने जिस मेले का इंतजाम किया है वो क्यों जरूरी है। तुम अपने महकमे को और ज्यादा होशियार कर दो, मैं इसके हक में हूँ। अली बिन सुफियान ने कहा, यह मेला बहुत ही जरूरी है। मैंने अपनी परेशानी आपको परेशान करने के लिए नहीं बताई, सिर्फ ये इत्तला पेश की है कि ये मेला अपने साथ क्या खतरा ला रहा है। काहिरा में आरजी कहबा खाने खुल गए हैं जो सारी रात शायकीन से भरे रहते हैं। तमाशाइयों में से बाज ने शहर के बाहर खैमे नस्ब कर लिए हैं। मेरे गिरोह ने मुझे इत्तला दी है कि उनमें भी क़िमारबाजों और इस्मत फरोशों के खैमे मौजूद हैं। कल मेले का दिन है। नाचने गाने वालियों ने तमाशाइयों से दौलत के ढेर इकट्ठे कर लिए हैं। मेला खत्म हो जाएगा तो यह गिलाजत भी हुजूम के साथ ही साफ हो जाएगी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं इस पर पाबंदी आयद नहीं करना चाहता। मिस्र की अखलाकी हालत अच्छी नहीं। रक्स और इस्मत फरोशी 1-2 दिनों में खत्म नहीं की जा सकती। अभी मुझे ज्यादा से ज्यादा तमाशाइयों की जरूरत है। मुझे फौज तैयार करनी है और तुम जानते हो अली, हमें बहुत ज्यादा फौज की जरूरत है। मैंने फौज और इंतजामिया के सरबराहों के इजलास में यह जरूरत वजाहत से बयान कर दी थी। मैं आपको इस वजाहत से नहीं रोक सकता था अमीर मोहतरम, अली बिन सुफियान ने कहा। मेरी सुराग रसा निगाहों में इन सरबराहों में निस्फ ऐसे हैं जो हमारे वफादार नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनमें कुछ ऐसे हैं जो आपको इस गद्दी पर नहीं देखना चाहते, और बाकी जो हैं उनकी दिलचस्पियां सुडानियों के साथ हैं। मैंने उनमें से हर एक के पीछे एक आदमी छोड़ रखा है। मेरे आदमी मुझे उनकी सरगर्मियों से आगाह करते रहते हैं। किसी की कोई खतरनाक सरगर्मी सामने आई? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। नहीं, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, सिवाय इसके कि ये लोग अपनी हैसियत और रुतबों को फरामोश करके रातों को मशकूक खैमों और उन मकानों में जाते हैं जो आरजी कहबा खाने और रक्स गाहें बन गए हैं। 2 ने तो नाचने वाली लड़कियों को घरों में भी बुलाया है। उनसे ज्यादा मेरा दिमाग उन 2 बादबानी कश्तियों पर घूम रहा है जो 10 रोज गुजरे बहरा रूम के साहिल तक देखी गई थी। उनमें क्या खास बात थी? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। इस वक्त तक बहरा रूम के साहिल से फौज को वापस बुला लिया गया था। वहां ढकी छुपी जगहों पर समंदर पर नजर रखने के लिए बिठा दिए गए थे। अली बिन सुफियान ने माहिगीरों और सहराई खाना बदोशों के लिबास में साहिल पर इंटेलिजेंस के चंद आदमी मुकर्रर कर दिए थे। ये एहतमाम एक तो इसलिए किया गया था कि सलीबी अचानक हमला न कर दें, और दूसरे इसलिए कि उधर से सलीबियों के जासूस न आ सकें। मगर साहिल बहुत लंबा था। कहीं कहीं चट्टानें भी थीं जहां समंदर अंदर आ जाता था। सारे साहिल पर नजर नहीं रखी जा सकती थी। 10 रोज गुजरे ऐसी ही एक जगह से जहां समंदर चट्टानों के अंदर आया हुआ था। 2 बादबानी कश्तियां निकलती देखी गई थी। वो शायद रात को आई थी। उन्हें जाता देखकर सुल्तान के 2 सवार सर पर घोड़े दौड़ाते उस जगह पहुंचे जहां से कश्तियां निकल कर गई थीं। वहां कुछ भी न था, कोई इंसान नहीं था, और कश्तियां समंदर में दूर चली गई थीं। कश्तियों और बादबानों की साख्त बताती थी कि यह मिस्र के माहिगीरों की नहीं, समंदर पार की मालूम होती थी। सवार थोड़ी दूर तक सहरा में गए, उन्हें किसी इंसान का सुराग नहीं मिला। उन्होंने काहिरा इत्तला भिजवा दी थी कि साहिल के साथ 2 मशकूक कश्तियां देखी गई हैं। अली बिन सुफियान के लिए यह मुमकिन न था कि रेगजार में उन्हें ढूंढ लेता जो कश्तियों में से उतरे थे। इत्तला पहुंचते पहुंचते 3 दिन गुजर गए थे। ये भी यकीन नहीं था कि कश्तियों से कौन उतरा है। अली बिन सुफियान ने सुल्तान अय्यूबी के इस सवाल के जवाब में कि उन कश्तियों में क्या खास बात थी, ये वजाहत कर दी और कहा, हम मेले की मनादी 1.5 महीने से करा रहे हैं। 1.5 महीने में खबर यूरोप के वस्त तक पहुंच सकती है और वहां से जासूस आ सकते हैं। मुझे यकीन की हद तक शक है कि तमाशाइयों के साथ सलीबियों के जासूस मेले में आ गए हैं। काहिरा में इस वक्त लड़कियां आर्जी तौर पर नहीं, मुस्तकिल तौर पर फरोख्त हो रही हैं। सुल्तान समझ सकते हैं कि उनके खरीदार मामूली हैसियत के लोग नहीं हो सकते। इन खरीदारों में काहिरा के ताजिर, हमारी इंतजामिया और फौज के सरबरा और नामी गरामी बर्दा फरोश शामिल हैं। बिकने वाली लड़कियों में सलीबियों की जासूस लड़कियां हो सकती हैं और यकीनन होंगी। सुल्तान अय्यूबी इन इत्तलाओं से परेशान न हुए।
बहराए रूम में सलीबियों को शिकस्त दिए तकरीबन 1 साल गुजर गया था। अली बिन सुफियान ने समंदर पार जासूसी का इंतजाम कर रखा था, जो मजबूत और 100% काबिल एतमाद नहीं था। ताहम ये इत्तला मिल गई थी कि सलीबियों ने मिस्र में जासूस और तखरीबकार भेज रखे हैं। अभी ये मालूम नहीं हो सका था कि मिस्र के मुतालिक उनके मंसूबे क्या हैं। बगदाद और दमश्क से आने वाली इत्तलाओं से पता चला था कि सलीबियों ने ज्यादातर दबाव उधर ही रखा हुआ है। वहां खुसूसन शाम में वो मुसलमान उमरा को अय्याशी और शराब में डबोते चले जा रहे थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में सलीबी अभी बराह रास्त टक्कर लेने की जुर्रत नहीं कर रहे थे। बहराए रूम में जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनका बेड़ा बमा लश्कर गर्क कर दिया था, उधर अरब में सुल्तान जंगी ने सलीबियों के मुमलिकत पर हमला करके उन्हें सुलह पर मजबूर किया और जिजिया वसूल कर लिया था। इस मारके में बहुत से सलीबी सुल्तान जंगी की कैद में आ गए थे, जिनमें रेनाल्ड नाम का एक सलीबी सालार भी था। सुल्तान जंगी ने इन कैदियों को रिहा नहीं किया था, क्योंकि सलीबियों ने मुसलमान जंगी कैदियों को शहीद कर दिया था। इसके अलावा सलीबी अहद शिकनी भी करते थे। सुल्तान अय्यूबी को इत्मीनान था कि उधर सुल्तान जंगी सल्तनत इस्लामिया की पासबानी कर रहे हैं, फिर भी वो फौज तैयार कर रहे थे ताकि सलीबियों से फलस्तीन लिया जाए और अरब की सरजमीन को कुफ्फार से पाक किया जाए। इसके साथ ही वो मिस्र का दिफा मजबूत करना चाहते थे। बैक वक्त हमले और दिफा के लिए बेशुमार फौज की जरूरत थी। मिस्र में भर्ती की रफ्तार सुल्तान अय्यूबी के अज़ाइम के मुताबिक सुस्त थी। उसकी एक वजह यह थी कि सुडानियों की जो फौज तोड़ दी गई थी, उसके कमांडर और ओहदेदार देहात में सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते फिर रहे थे। इस फौज में से थोड़ी सी तादाद सुल्तान की फौज में वफादारी का हल्फ उठाकर शामिल हो गई थी। कुछ फौज मिस्र से तैयार कर ली गई थी और कुछ सुल्तान जंगी ने भेज दी थी। मिस्र के लोगों ने अभी ये फौज नहीं देखी थी, ना ही उन्होंने सुल्तान अय्यूबी को देखा था। सुल्तान अय्यूबी ने इस मेले का ऐलान करके अपने फौजी सरबराहों और उनके मातहत कमांडरों वगैरह को हिदायत दी थी कि वो बाहर से आए हुए लोगों से मिलें और प्यार और मोहब्बत से उनका एतमाद हासिल करें। उन्हें बावर कराएं कि वो इन्हीं में से हैं और हम सब का मकसद ये है कि खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत को दूर दूर तक फैलाना और इसे सलीबी फितने से पाक करना है। मेले से एक रोज पहले अली बिन सुफियान सुल्तान को जासूसों के खतरे से आगाह कर रहा था। उसने कहा, अमीर मोहतरम, मुझे जासूसों का कोई डर नहीं। दरअसल खतरा अपने उन कलमा गो भाइयों से है जो कुफ्फार के इस जमीन दोज हमले को कामयाब बनाते हैं। अगर इनका ईमान मजबूत हो तो जासूसों का पूरा लश्कर भी कामयाब नहीं हो सकता। मेले के तमाशाइयों में जो नाचने वाली लड़कियां नजर आ रही हैं, वो सलीबियों का जाल हैं। ताहम मेरा गिरोह दिन रात मसरूफ है। अपने आदमियों से ये कह दो कि किसी जासूस को जान से ना मारें। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, जिंदा पकड़ो। जासूस दुश्मन के लिए आंख और कान होता है, लेकिन हमारे लिए वो जबान है। वो तुम्हें उनकी खबरें देगा जिन्होंने उसे भेजा है। मेले की सुबह तुलू हुई। वो मैदान बहुत ही वसी था, जिसके 3 अतराफ तमाशाइयों का हुजूम था। जिस तरफ रेत के टीले थे, उधर किसी को नहीं जाने दिया गया था। जंगी दफ बजने लगे। घोड़ों के टापों की आवाजें इस तरह सुनाई दी जैसे सैलाबी दरिया आ रहा हो। गर्द आसमान की तरफ उठ रही थी। ये 2000 से ज्यादा घोड़े थे। पहला घोड़ा सवार मैदान में दाखिल हुआ। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। उनके दोनों तरफ अलंबरदार थे और पीछे सवारों का दस्ता था। घोड़ों पर फूलदार चादरें डाली गई थीं। हर सवार के हाथ में बर्छी थी। बर्छी के चमकते हुए फल के साथ रंगीन कपड़े की छोटी सी झंडी थी। हर सवार की कमर से तलवार लटक रही थी। घोड़े हल्की चाल चले आ रहे थे। सवार गर्दनें ताने और सीने फुलाए बैठे थे। उनके चेहरों पर जलाली असर था। ऐसे मालूम होता था जैसे ये तमाशाइयों के दम बखुद हुजूम से आला और बरतर हों। उनकी आन बान देखकर तमाशाइयों पर खामोशी तारी हो गई थी। उन पर रोब छा गया था। तमाशाई नीम दायरे में खड़े थे। उनके पीछे तमाशाई घोड़ों पर बैठे थे और उनके पीछे के तमाशाई ऊंटों पर बैठे थे। एक एक घोड़े और एक एक ऊंट पर 2-2, 3-3 आदमी बैठे थे। उनके आगे एक जगह शामियाना लगाया गया था, जिसके नीचे कुर्सियां रखी थीं। यहाँ ऊंची हैसियत वाले तमाशाई बैठे थे। उनमें ताजिर भी थे, सुल्तान की हुकूमत के अफसर और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन भी। इनमें काहिरा की मस्जिदों के इमाम भी बैठे थे। उन्हें सबसे आगे बिठाया गया था, क्योंकि सुल्तान अय्यूबी मजहबी पेशवाओं और उलमा का इस कदर एहतराम करते थे कि उनकी मौजूदगी में उनकी इजाजत के बगैर बैठते भी नहीं थे। उनमें सुल्तान के वो अफसर भी बैठे थे जो इंतजामिया के थे, लेकिन उनका ताल्लुक फौज से था। सुल्तान ने उन्हें खास तौर पर कहा था
کہ ان زعما میں بیٹھ کر ان کے ساتھ دوستی پیدا کریں۔ ان میں خادم الدین البرق بھی تھا۔ علی بن سفیان کے بعد یہ دوسرا آدمی تھا جو سلطان ایوبی کے خفیہ منصوبوں، مملکت اور فوج کے ہر راز سے واقف تھا۔ اس کا کام ہی ایسا تھا اور اس کا عہدہ سالار جتنا تھا۔ جنگ کے منصوبے اور نقشے اسی کے پاس ہوتے تھے۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ وہ عرب کے مردانہ حسن اور جلال کا پیکر تھا۔ جسم توانا اور چہرہ حشاش بشاش تھا۔ البرق کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی، بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ نوجوان تھی۔ لڑکی کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا جس کی عمر 60 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ وہ کوئی امیر کبیر تاجر لگتا تھا۔ البرق کئی بار اس لڑکی کی طرف دیکھ چکا تھا۔ ایک بار لڑکی نے بھی اسے دیکھا تو مسکرا دی، پھر بوڑھے کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ گھوڑے تماشائیوں کے سامنے سے گزر گئے تو شتر سوار آ گئے۔ اونٹوں کو گھوڑوں کی طرح رنگدار چادروں سے سجایا گیا تھا۔ ہر سوار کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ اور اس کے پھل سے ذرا نیچے 3-3 انچ چوڑے اور 1.5 فٹ لمبے 2 رنگے کپڑے جھنڈیوں کی طرح بندھے ہوئے تھے۔ ہوا میں وہ پھڑپڑاتے بہت ہی خوبصورت لگتے تھے۔ ہر سوار کے کندھوں سے ایک کمان آویزاں اور اونٹ کی زین کے ساتھ رنگین ترکش بندھی تھی۔ اونٹوں کی گردنیں خم کھا کر اوپر کو اٹھی ہوئیں اور سر جیسے فخر سے اونچے ہو گئے تھے۔ سواروں کی شان نرالی تھی۔ گھوڑ سواروں کی طرح ہر شتر سوار سامنے دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتی تھیں۔ یہ اونٹ انہی اونٹوں جیسے تھے جن پر تماشائی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن فوجی ترتیب، فوجی چال اور فوجی سواروں کے نیچے وہ کسی اور جہان کے لگتے تھے۔ البرق نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کو ایک بار پھر دیکھا۔ اب کہ لڑکی نے اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ البرق نے اپنے آپ میں بجلی کا جھٹکا سا محسوس کیا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر شرم و حیا کا تبسم آ گیا اور اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے بوڑھے کو دیکھا تو اس کا تبسم نفرت میں بدل گیا۔ البرق کی ایک بیوی تھی جس میں سے اس کے 4 بچے تھے۔ وہ شاید اس بیوی کو بھول گیا تھا۔ وہ لڑکی کے اس قدر قریب بیٹھا تھا کہ لڑکی کا اٹھا ہوا ریشمی نقاب ہوا سے اڑ کر کئی بار البرق کے سینے سے لگا۔ ایک بار اس نے نقاب ہاتھ سے پرے کیا تو لڑکی نے شرما کر معذرت کی۔ البرق مسکرایا لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ شتر سواروں کے پیچھے پیادہ فوج آ رہی تھی۔ ان میں تیر اندازوں اور تیغ زنوں کے دستے تھے۔ ان کی ایک ہی جیسی چال، ایک ہی جیسے ہتھیار اور ایک ہی جیسا لباس تماشائیوں پر وہی تاثر طاری کر رہا تھا جو سلطان ایوبی کرنا چاہتے تھے۔ سپاہیوں کے چہرے پر تندرستی اور توانائیوں کی رونق تھی اور وہ خوش و خرم اور مطمئن نظر آتے تھے۔ یہ ساری فوج نہیں، صرف منتخب دستے تھے۔ ان کے پیچھے منجنیقیں آ رہی تھیں جنہیں گھوڑے گھسیٹ رہے تھے۔ ہر منجنیق دستے کے پیچھے ایک ایک گھوڑا گاڑی تھی جس میں بڑے بڑے پتھر اور ہانڈیوں کی قسم کے برتن رکھے تھے۔ ان میں تیل جیسی کوئی چیز بھری ہوئی تھی جو منجنیقوں سے پھینکی جاتی تھی۔ جہاں یہ برتن گرتا تھا وہ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ کر سیال مادے کو بہت سی جگہ پر بکھیر دیتا تھا۔ اس پر آتشی تیر چلائے جاتے تو سیال مادہ شعلے بن جاتا تھا۔ سلطان ایوبی کی قیادت میں یہ سوار اور پیادہ دستے نیم دائرے میں کھڑے اور بیٹھے ہوئے تماشائیوں کے آگے سے دور آگے نکل گئے۔ صلاح الدین ایوبی راستے سے واپس آ گئے۔ ان کے گھوڑے کے آگے علمبرداروں کے گھوڑے دائیں بائیں اور پیچھے محافظوں کے گھوڑے اور ان کے پیچھے نائب سالاروں کے گھوڑے تھے۔ سلطان نے ایک گھوڑا روک لیا، کود کر اترے اور تماشائیوں کو ہاتھ ہوا میں لہرا کر سلام کرتے شامیانے کے نیچے چلے گئے۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان ایوبی نے سب کو سلام کیا اور اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ سوار اور پیادہ دستے دور آگے جا کر ٹیلوں کے عقب میں چلے گئے۔ میدان خالی ہو گیا۔ ایک گھڑ سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام اور دوسرے میں اونٹ کی رسی تھی۔ اونٹ گھوڑے کی رفتار کے ساتھ دوڑتا آ رہا تھا۔ میدان کے وسط میں آ کر گھڑ سوار گھوڑے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے باگیں چھوڑ دی۔ وہ اچھل کر اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو گیا، وہاں سے کود کر گھوڑے کی پیٹھ پر آ گیا اور وہاں سے زمین پر کود گیا۔ چند قدم گھوڑے اور اونٹ کے ساتھ بھاگا، پھر کود کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ گھوڑے اور اونٹ کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ سے وہ اونٹ کی پیٹھ پر چلا گیا اور دور آگے جا کر غائب ہو گیا۔ خادم الدین البرق دائیں کو ذرا سا جھکا۔ اس کے منہ اور لڑکی کے سر کے درمیان 2-3 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ لڑکی نے اسے دیکھا، البرق مسکرایا اور لڑکی شرما گئی۔ بوڑھے نے دونوں کو دیکھا، اس کے بوڑھے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے ہانڈیوں کی طرح کے مٹی کے وہ برتن جو گھوڑا گاڑیوں پر لدے ہوئے تھے اوپر کو جاتے، آگے آتے اور میدان میں گرتے نظر آئے۔ برتن ٹوٹتے تھے تو تیل اچھل کر بکھر جاتا تھا۔ کم و بیش 100 برتن گرے اور ان سے نکلا ہوا مادہ تقریباً 100 گز لمبائی اور اسی قدر چوڑائی میں بکھر گیا۔ ایک ٹیلے پر 6 تیر انداز نمودار ہوئے۔ انہوں نے جلتے ہوئے فیتوں والے تیر چلائے جو سیال مادے والی جگہ گر گئے۔
फौरन वो तमाम जगह एक ऐसा शोला बन गई जो घोड़े की पीठ तक बुलंद और कोई 100 गज तक फैला हुआ था। एक तरफ से 4 घुड़सवार पूरी रफ्तार से दौड़ते आए। शोले के करीब आकर वो रुके नहीं, रफ्तार कम भी न की, चारों शोले में चले गए। तमाशाई दम बखुद थे कि वो जल जाएंगे, मगर वो इतने वसी शोले में दौड़ते नजर आ रहे थे। आखिर वो चारों शोले में से निकल गए। तमाशाइयों ने दादो तहसीन का वो शोर बुलंद किया कि आसमान फटने लगा। 2 सवारों के कपड़ों को आग लगी हुई थी। दोनों भागते घोड़ों से रेत पर गिरे और थोड़ी दूर लुढ़कियां खाते गए। उनके कपड़ों की आग बुझ गई। अलबर्क इस शोरगुल और सवारों के कमालात से नजरें फेरे हुए लड़की को देख रहा था। लड़की उसकी तरफ देखती और जरा मुस्कुराकर बूढ़े को देखने लगती थी। बूढ़ा उठकर जाने क्यों चला गया। लड़की उसे जाता देख रही थी। अलबर्क को मालूम था कि लड़की बूढ़े के साथ आई है। उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ चले गए हैं? ये मेरा बाप नहीं, लड़की ने जवाब दिया, मेरा खाविंद है। खाविंद? अलबर्क ने हैरत से पूछा, क्या ये शादी तुम्हारे वालिदैन ने कराई है? उसने मुझे खरीदा है, लड़की ने उदास लहजे में कहा। वो कहाँ गया है? अलबर्क ने पूछा। नाराज होकर चला गया है, लड़की ने जवाब दिया। उसे शक हो गया है कि मैं आपको दिलचस्पी से देखती हूँ। क्या तुम वाकई मुझे दिलचस्पी से देखती हो? अलबर्क ने रोमानी अंदाज से पूछा। लड़की के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। धीमी सी आवाज में बोली, मैं इस बूढ़े से तंग आ गई हूँ। अगर किसी ने मुझे इससे निजात न दिलाई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैदान में सवार और प्यादा फौजी हैरान कुन करतब दिखा रहे थे और हर्बो जर्ब के मुजाहरे कर रहे थे। तमाशाइयों ने जंगी मुजाहरे पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने सिर्फ सूडानी फौज देखी थी जो खजाने के लिए सफेद हाथी बनी हुई थी। उसके कमानदार बादशाहों की तरह बाहर निकलते थे। उनके साथ अगर फौज का दस्ता हो तो वो देहात के लिए मुसीबत बन जाते थे। मवेशी तक खोल कर ले जाते थे। किसी के पास अच्छी नस्ल का ऊंट घोड़ा देखते तो जबरदस्ती ले जाते थे। लोगों के दिल में ये बात बैठ गई थी कि फौज रियाया पर जुल्म तशद्दुद करने के लिए रखी जाती है, लेकिन सुल्तान की फौज बहुत मुख्तलिफ थी। एक तो वो दस्ते थे जो मुजाहरे में शरीक थे, बाकी फौज को सुल्तान की हिदायत के मुताबिक तमाशाइयों में फैला दिया गया ताकि वो लोगों के साथ घुल मिलकर उन पर यह तासुर पैदा करें कि फौजी उनके भाई हैं और उन्हीं में से हैं। बदतमीजी या बद अखलाकी करने वाले फौजी के लिए बड़ी सख्त सजा मुकर्रर की गई थी। खादिमुद्दीन अलबर्क, जो सुल्तान अयूबी की जंगी मशावरती महकमे का सरबरा और राजदान था, सुल्तान की हिदायत और मेले के शोर-ओ-गुल से बिल्कुल ही लाताल्लुक हो गया था। लड़की एक जादू बनकर उसकी अक्ल पर गालिब आ गई थी। उसने लड़की में दिलचस्पी का इजहार किया। उसे लड़की ने कबूल कर लिया था। इससे दोनों के लिए सहूलत पैदा हो गई थी। अलबर्क ने कहीं मिलने को कहा तो लड़की ने जवाब दिया, वो खरीदी हुई लोंडी है और उस बूढ़े ने उसे कैद में रखा हुआ है। वो उस पर हर वक्त नजर रखता है। लड़की ने यह भी बताया कि बूढ़े के घर 4 बीवियां हैं। अलबर्क ने अपने रुतबे को फरामोश कर दिया। इश्कबाज नौजवान की तरह उसने मुलाकात की वो जगह बताना शुरू कर दी जहां आवारा आदमियों के सिवा कोई नहीं जाता था। इन जगहों में से एक जगह लड़की को पसंद आ गई। इस शहर से बाहर कदीम जमाने का कोई खंडर था। अलबर्क ने लड़की से ये वादा भी किया कि वो इसे बूढ़े से आजाद कराने की कोशिश करेगा। तीसरी रात अलबर्क घर से निकला। वो हाकिमों की शान से घर से निकला करता था, मगर इस रात वो चोरों की तरह बाहर निकला। इधर उधर देखा और वो एक तरफ चल पड़ा। काहिरा पर सुकूत तारी था। फौजी मेला खत्म हुए 2 दिन गुजर गए थे। बाहर से आए हुए तमाशाई जा चुके थे। सरकारी हुक्म के तहत आरजी कहबा खाने उठा दिए गए थे। अली बिन सुफियान का महकमा अब ये सुराग लगाता फिर रहा था कि बाहर से आई हुई कितनी लड़कियां और कितने मशकूक लोग शहर या मजाफाती देहात में रह गए हैं। मेले का मकसद पूरा हो गया था। 2 ही दिनों में 4000 जवान फौज में भर्ती हो गए थे और मजीद भर्ती की तवक्को थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।